नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे लुईस कंसेप्ट के बारे में, अम्ल और सार की लुईस अवधारणा के बारे में। हमने बात की थी आरेनियस और ब्रांस्टेड-लोरी की अवधारणा के बारे में। आरेनियस ने बताया था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, OH- आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। इसी प्रकार ब्रांस्टेड-लोरी ने बताया था कि अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं और क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अम्ल और क्षार भी होते हैं जिनमें ना तो H+ आयन होता है और ना ही वो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। तो उनके बारे में किस प्रकार से अवधारणा दी जाए, किस प्रकार से अम्ल और क्षारों को परिभाषित किया जाए, उसके लिए लुईस नामक वैज्ञानिक ने अपनी अवधारणा दी थी। अब देखिए, हम बात करेंगे लुईस अवधारणा क्या है, इसके अलावा उपसह संयोजक बंध क्या है, इसके अलावा हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है। तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम स्टार्ट करते हैं लुईस की परिकल्पना। देखिए, लुईस परिकल्पना का जो प्रतिपादन है वो हुआ था 1923 ईस्वी में, और लुईस नामक जो वैज्ञानिक है उनका पूरा नाम है J.N. लुईस। G.N. लुईस। जी का नाम है गिलबर्ट न्यूटन लुईस। अब देखिए, इन्होंने अम्ल और क्षार की परिभाषा क्या दी, किस प्रकार से अम्ल और क्षार को परिभाषित किया। इन्होंने अम्लों को बताया कि अम्ल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इन्होंने बताया कि अम्लों में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वे भी क्या होते हैं, लुईस अम्ल। और सामान्यतः जो धनायन होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं, धनायन भी क्या होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं। और जो लुईस अम्ल होते हैं उनका जो अष्टक होता है, अष्टक वो क्या होता है, अपूर्ण होता है। अष्टक पूर्ण भरा हुआ नहीं होता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं क्षारों की। लुईस क्षार, जिसे हम क्या कहते हैं, लुईस क्षार या क्षारक। लुईस क्षारक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है। इनमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता। किन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। और ये सामान्यतः क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं। क्या होते हैं, ऋणायन। और इनका जो अष्टक है, इनका अष्टक होता है पूर्ण भरा हुआ। पूर्ण भरा हुआ इनका अष्टक होता है। अब देखिए, ये तो हो गई सामान्य परिभाषाएं कि अम्ल को पहचानेंगे कैसे। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होता है, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। धनायन पाया जाता है या कोई भी धनायन हो वो क्या होता है, लुईस अम्ल होता है और इनका अष्टक अपूर्ण होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है। इलेक्ट्रॉन युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। कोई भी अगर पदार्थ या कोई भी वस्तु युग्म के रूप में हो तो उसे जोड़े के रूप में मान सकते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है, देखिए, जैसे हम कुछ तत्वों के बारे में बात करते हैं, जैसे बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इनकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना की बात करें तो बोरॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 5, और इसके प्रथम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 और दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। इसी प्रकार नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 और ऑक्सीजन का 8 होता है। नाइट्रोजन के पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार ऑक्सीजन के पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का ये जो एक युग्म है ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन युग्म या इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कहलाता है।
तो जो इस युग्म को ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है, लुईस अम्ल, और जो इस युग्म को क्या करता है, दान करता है, वो क्या कहलाता है, लुईस क्षार। एक उदाहरण से समझते हैं हम लोग। एक उदाहरण लेते हैं, उससे समझते हैं। देखिए उदाहरण है अपने पास BF3 प्लस NH3। ये जब अभिक्रिया करते हैं तो बनाते हैं F3B और NH3। इस प्रकार का सिंबल आपने देखा होगा, नहीं देखा तो बता देंगे, ये है उपसहसंयोजक बंध का सिंबल। अब देखिए ये अभिक्रिया करके किस प्रकार से अभिक्रिया करता है। देखो ये है बोरोन। बोरोन का परमाणु क्रमांक होता है 5 और बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। तो ये लीजिए 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9, और फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 7। तो अगर ये फ्लोरीन से अभिक्रिया करेगा, फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो मान लीजिए 1 ये है, 2 4 और 2 6 और ये 1 7, 6 और 1 7 हो गए। इसी प्रकार यहाँ कोई फ्लोरीन है, उसके बाह्यतम कोश में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। और यहाँ भी एक फ्लोरीन है, उसके बाह्यतम कोश में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। अब ये सहसंयोजक बंध बनाएंगे तो ये इससे बंध बना लेगा, ये इससे बंध बना लेगा, और ये किससे बंध बना लेगा, इससे बंध बना लेगा। अब देखिए इसके 7 और 1 ये 8, फ्लोरीन का अष्टक पूरा हो गया। इसके क्या है, 7 और 1 ये क्या हो गया, 8। इस फ्लोरीन का भी अष्टक पूरा हो गया और इसका भी अष्टक क्या हो गया, पूरा हो गया। इनके अष्टक पूरे हो गए फ्लोरीन के। अब इसकी बात करते हैं बोरोन की। तो बोरोन के अंदर 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 और 2 ये 4 और 2 ये 6 इलेक्ट्रॉन तो पूरे हैं बोरोन के अंदर। लेकिन इसके अष्टक में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 2 की। तो 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी। किसमें, BF3 में। अब बात करते हैं अपन NH3 की। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। कितना होता है, 7। और बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 और 5, 1 2 3 4 और 5। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। मान लो 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा और 2 इलेक्ट्रॉन ये। अब ये किससे अभिक्रिया कर रहे हैं, हाइड्रोजन से। तो ये लीजिए हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर ली, इधर भी हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर ली, इधर भी हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर ली। अब देखिए हाइड्रोजन का जो निकटतम विन्यास है हीलियम का वो भी पूरा हो गया, और नाइट्रोजन का देखिए 2 और 2 4, 2 6 और 2 8। नाइट्रोजन का भी अष्टक क्या है, पूरा। नाइट्रोजन का अष्टक तो पूरा है, लेकिन नाइट्रोजन के पास क्या है, ये 1 इलेक्ट्रॉन युग्म खाली पड़ा है। ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा क्या पड़ा है, खाली पड़ा है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इनके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है और इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। पूर्ण रूप से नहीं दे सकता ये इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म पड़ा है। तो ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन युग्म को, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन युग्म है वो दे देता है किसको, बोरोन को। और इस प्रकार से दे देता है तो ये बंध कौन सा बन जाता है, उपसहसंयोजक बंध। जो यहाँ पे दर्शाया हुआ है वो बंध कौन सा है, उपसहसंयोजक बंध है। कौन सा बंध है, उपसहसंयोजक बंध। एक बार आपको उपसहसंयोजक बंध का एक साधारण सा उदाहरण बताते हैं। आपने नाम सुना है ओजोन, ओजोन गैस। ओजोन का सूत्र होता है O3। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। ओजोन की जो संरचना है सामान्य रूप से कैसे बनती है, O डबल बॉन्ड O, ये O। देखिए इसके बारे में बात करते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। और बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6। देखिए ये ऑक्सीजन है, इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन। ये भी ऑक्सीजन है, इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेगा तो यहाँ बंध क्या बनेगा, O डबल बॉन्ड O। ये बंध बन गया। इसके पास क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ बच गए, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ बच गया, 1 इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ बच गया। इस ऑक्सीजन के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ बच गया और 1 इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ बच गया। अब ये एक ऑक्सीजन और है,
इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में? 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 2 6। इन 6 को अपन इधर लिख लेते हैं 6। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? 2 की। इसके अंदर देखो 4 और 4 8 पूरे, इसमें भी 8 पूरे। इसके पास 2 की कमी है, तो ये यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इसको क्या कर देता है? ट्रांसफ़र कर देता है, जो पूर्ण रूप से इसके नहीं होते। ठीक है, ये ट्रांसफ़र कर देता है, इसलिए यहाँ पे बंध कौन सा बन जाता है? उपसहसंयोजक बंध। इस बंध को क्या कहेंगे अपन? उपसहसंयोजक बंध कहेंगे। अब देखिए, हमने बात की थी कि ये अपन ने उदाहरण समझ लिया। इसके अलावा पढ़ा था कि लुईस अम्ल क्या होते हैं? धनावेशित होते हैं। जो धनावेश वाले इलेक्ट्रॉन, धनावेश वाले जो एटम होते हैं, परमाणु होते हैं, जिनके ऊपर क्या आ जाता है? धनावेश आ जाता है, वो धनायन बन जाते हैं, वो भी क्या होते हैं? लुईस अम्ल होते हैं। जैसे बात करते हैं लुईस अम्ल की, जैसे ये मान लो ये आयन है Mg+2। उदाहरण लेते हैं Mg+2। Mg+2 कब बनेगा? मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। इसकी देखो संरचना किस प्रकार से होती है? 2 इलेक्ट्रॉन पहले कोश में और 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे कोश में और 2 इलेक्ट्रॉन जो किस में होते हैं? अंतिम कोश में होते हैं। जब ये 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। बाहर निकालने पर आयन क्या बन जाता है? Mg+2 बन जाता है। Mg से क्या बन जाता है? Mg+2। अब देखिए इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 12। इसमें प्रोटॉन कितने हैं Mg+2 में? 12। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। 2 बाहर निकल गए तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 10। अगर प्रोटॉन 12 है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 है, तो इलेक्ट्रॉन की क्या हुई? कमी। इलेक्ट्रॉन की क्या हुई? कमी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो क्या कहलाते हैं? लुईस अम्ल। तो सारे के सारे जो क्या होते हैं? धनायन होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? धनायन होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? लुईस अम्ल कहलाते हैं। जैसे मान लो ये Na+ है, वो भी क्या है? लुईस अम्ल है। अभी अपन ने लिया BF3, ये भी क्या है? लुईस अम्ल है। MgCl2, ये भी क्या है? लुईस अम्ल है। AlCl3, ये भी क्या है? लुईस अम्ल है। ये उदाहरण किसके हैं? लुईस अम्लों के उदाहरण हैं। इसी प्रकार बात करते हैं लुईस क्षार की। लुईस क्षार के उदाहरण अगर बात करें तो देखिए, लुईस क्षार किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होते हैं? दाता। जैसे अभी अपन ने कहा था NH3। NH3 के पास क्या थे? 2 लोन पेयर थे, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे। इसी प्रकार जो ऋणायन होते हैं, जैसे Cl- है, OH- है, SO4 2- है, CO3 2- है, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? लुईस क्षार। तो लुईस के अनुसार अम्ल और क्षार को पूर्णतः परिभाषित कर दिया गया। जिस भी अम्ल के अंदर और क्षार के अंदर हाइड्रोजन और प्रोटॉन ना हो या डोनेट नहीं कर सकता, वो भी क्या बता सकता है कि हाँ ये लुईस अम्ल और लुईस क्षार है। इसमें देखो एक और उदाहरण देते हैं लुईस क्षार में। H2O, जल जो है वो भी क्या है? एक प्रकार से लुईस क्षार है। कैसे है ये समझें। H2O कैसे बनता है? ये देखिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2 4 और 6। और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। और ये इस प्रकार से साझा करके HOH बनाता है। तो HOH बनता है, तो उसके अंदर उपस्थित कितने लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन युग्म इसके अंदर रहते हैं। तो ये क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन युग्म इसके पास उपस्थित है, तो ये बनेगा इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्या कहलाते हैं? लुईस क्षार। जैसे अपन पढ़ते हैं ना कि H2O जल क्या होता है? सामान्य रूप से उदासीन होता है। लेकिन अगर लुईस के अनुसार पढ़े तो जल क्या है? लुईस क्षार की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।